हेलो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्वागत है आपका यूपीएससी क्रॉनिकल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने जागीरदारी क्राइसिस के ऊपर बात की थी और हमने देखा था कि जागीरदारी क्राइसिस की वजह से मुगल एम्पायर में या मुगल कोर्ट में फैक्शनलिज्म गई थी और जो नोबल्स थे वे अलग अलग फैक्शंस में बट गए थे, जिनमें तीन फैक्शंस काफी इंपॉर्टेंट फैक्शंस रहे। ईरानी फैक्शन या ईरानी पार्टी, पुरानी पार्टी और हिंदुस्तानी पार्टी। मैंने आपको बताया कि ईरानी पार्टी की शुरुआत में जो रिप्रेजेंटेटिव थे या उसमें जो मेन नोबल थे वो जुल्फिकार खान थे, जिन्होंने बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह को सपोर्ट किया और जहांदर शाह को मुगल बादशाह बनाया। जहांदर शाह की जहांदर शाह के अगेंस्ट फारूक सियार ने रिबेलियन किया और फारूक सियार को हिंदुस्तानी पार्टी ने सपोर्ट किया। हिंदुस्तानी पार्टी जिसके लीडर थे सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स दो भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बरहा। तो इन दोनों के सपोर्ट से और हिंदुस्तानी पार्टी में इंडियन जो भी थे, राजपूत जाट्स, ये भी हिंदुस्तानी पार्टी के अंतर्गत ही आते थे। तो फारूक सियार ने रिबेलियन किया 1713 में जहांगीर शाह के अगेंस्ट और सैयद ब्रदर्स की मदद से जहांगीर शाह को ल- हरा करके उसको मार दिया गया और जुल्फिकार खान को भी ट्रीचरसली उनकी भी मर्डर कर दी गई। तो अब जहांगीर शाह गद्दी पे बैठे, लेकिन इधर मुगल नोबिलिटी के अब मुगल एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठा करके सैयद ब्रदर्स ने अपनी स्थिति मजबूत की और जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग थे वो सैयद ब्रदर्स खुद के पास रखने लगे। यहाँ तक कि एम्पेरर की डेली एक्टिविटीज को भी ये नोबल से रेगुलेट करते थे। ये एक इम्पोर्टेंट वजह बनी एम्पेरर और नोबल्स के बीच भी फ्रिक्शन होने की, जिसकी वजह से एम्पेरर कभी कभी दूसरे ग्रुप्स के साथ मिल करके अपने नोबल्स को, अपने वजीर, अपने मीर बख्शी के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी करते थे और इनको डिस्पोज कर देते थे। बदले में नोबल्स भी इनसिक्योरिटी की वजह से कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा पावर अपने अंडर, अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। 1719 में सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार की हत्या कर दी और इस इवेंट में सैयद ब्रदर्स को मराठाओं का साथ मिला। मराठा इस समय पेशवा के अंदर चल रहे थे। हालांकि अभी भी साहू छत्रपति था, लेकिन जो रियल अथॉरिटी थी वो पेशवाज के हाथों में आ गई थी। फारूक सियार पहला ऐसा मुगल एम्पेरर बना जिसकी हत्या उनके ही नोबल्स ने की। फारूक सियार के बाद क्विक सक्सेशन में दो बादशाह बने, राफी उद दराजात और राफी उद दौला, लेकिन दोनों ही लंग डिजीज की वजह से जल्द ही दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1719 में ही मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल बादशाह बनाया गया। मोहम्मद शाह ने कॉन्स्पिरेसी करके फारूक ब्रदर्स को सैयद ब्रदर्स को हटा दिया। तो सैयद ब्रदर्स के बाद तुरानी पार्टी एक्टिव हो गए। तुरानी पार्टी पावरफुल हो गए, जिसका नेतृत्व निजाम उल मुल्क चीन कुलिज खान असफ जाह कर रहे थे। ये वही चीन कुलिज खान है जो आगे चल करके 1724 में इंडिपेंडेंट हैदराबाद स्टेट की स्थापना करेंगे। तो हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के शुरुआत से लेकर के मध्य तक या फर्स्ट
क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी में ही 1724-25 के आसपास तक मुगल एम्पायर की काफी ज्यादा डिक्लाइन होती है। मुगल बादशाह एक नॉमिनल अथॉरिटी की तरह ही बने रह रहे थे, और जो रियल पावर है वो नोबल्स एंजॉय कर रहे थे। इधर 1720 के बाद नए इंडिपेंडेंट राज्य अस्तित्व में आ रहे थे, और मुगल एम्पायर की फर्दर डिक्लाइन हो गई। आगे चल करके हम एक्सटर्नल इन्वेजन भी देखेंगे, नादिर शाह के रूप में पर्शियन इन्वेजन, और बाद में अब्दाली के रूप में, अहमद शाह अब्दाली के रूप में अफगान इन्वेजन, जिसने मुगल एम्पायर को फर्दर डिक्लाइन कर दिया। तो ये कहानी हम पहले सुन चुके हैं, जान चुके हैं। आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम रीजनल स्टेट्स के राइज की बात करेंगे। हालांकि आपके लिए ये जरूरी है कि चूंकि हिस्ट्री तो एक बहुत ही वास्ट टेरिटोरी हो जाती है, और अगर हम इसमें टोटलिटी में इंटर करेंगे तो हमारी सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगी। हमारी हिस्ट्री की सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी, बाकी सिलेबस की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि जो इस एग्जामिनेशन को, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, हम हम उन पार्ट्स पर ही अपनी ध्यान को फोकस करें। पर चूंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस तैयारी में नए हैं, अभी कदम ही रखा है आपने, तो आपको इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होती है कि क्या जरूरी है, कितना पढ़े और क्या छोड़े। तो जनरली जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने भी वो गलती की थी शुरुआत में, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो बुक को मैं वर्ड बाय वर्ड, कवर बाय कवर पढ़ता था, और हर चीज इम्पोर्टेंट ही लगती थी। ये लगता था कि कहीं ये एग्जाम में ना आ जाए, कहीं ये पर्टिकुलर चीज ना पूछ ले। पर धीरे धीरे जैसे जैसे गाइडेंस मिलती गई, यूट्यूब पे भी, और जो मेंटर्स रहे, टीचर्स रहे, उनसे तो समझ में आने लगी कि हमें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने गाइड बनाते हुए हमें इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो जब इन बातों को ध्यान में रखते, हम सिलेबस और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी देखते, तो सिलेबस मैंने आपसे पहले डिस्कस किए हुए थे कि जो आपकी मॉडर्न इंडिया की सिलेबस है, मॉडर्न इंडिया की सिलेबस वो मिड 18th सेंचुरी से शुरू होती है। मॉडर्न इंडिया की सिलेबस हमारी मिड 18th सेंचुरी से शुरू होती है, और मिड 18th सेंचुरी तक मुगल्स डिक्लाइन कर चुके होते हैं, और रीजनल स्टेट्स की राइज हो चुकी होती है। रीजनल स्टेट्स की राइज हो चुकी होती है। इसलिए जो पिछले 12-13 सालों में, इनफैक्ट 2013 में जब आपकी सिलेबस चेंज हुई थी मेंस की, तो 2013 से लेकर के 2025 तक, यानी कि पिछले मेंस तक, 18th सेंचुरी से हमें तीन क्वेश्चन ही नजर आती है। 18th सेंचुरी से हमें तीन क्वेश्चन ही नजर आती है। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी 18th सेंचुरी के हिस्ट्री को ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, ज्यादा टारगेट नहीं कर रही है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें भी 18th सेंचुरी को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी की जो अ, आज तक
यूपीएससी के बारे में जो हम कोई भी कंक्लूजन निकाल सके हैं, हमें यही चीज पता चलती है कि यूपीएससी हैज द टेंडेंसी टू सरप्राइज द एस्पिरेंट्स। Therefore, UPSC is also sometimes called sarcastically unpredictable civil unpredictable public service commission। इसलिए 18 सेंचुरी के हिस्ट्री को हम छोड़ तो नहीं सकते, और 18 सेंचुरी के हिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा समय भी अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो तैयारी की पद्धति होगी वो PYQ को ध्यान में रख करके की जाएगी। जैसे ये जो तीन क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो 2014 में पूछी गई थी, और 2014 में पूछी गई थी पानीपत के बैटल के बारे में। हालांकि बैटल के बारे में नहीं पूछी गई थी, आपसे पूछी गई थी कि पानीपत में ही इतनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स क्यों हुई। अब क्योंकि जो हमारी पानीपत की बैटल है, तो पानीपत में हम तीन बैटल देखते हैं। एक पहली बैटल 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है और और मुगल की फाउंडेशन रखता है। तो दैट वाज एम्पायर शेकिंग, क्योंकि दिल्ली सल्तनत वहां से खत्म हो गई और नई मुगल एम्पायर, मुगल स्टेट की फाउंडेशन हुई। दूसरी बैटल हम 1556 में देखते हैं, जिसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ाई होती है। तो वो भी एक मुगल और अफगान के बीच लड़ाई थी, और अफगान रूल वहां से अप्रूव हो गई थी और मुगल एक बार फिर से एग्जिस्टेंस में आए थे। और तीसरी बैटल हमें पानीपत की जो अफगान और मराठाओं के बीच देखने को मिलती है। और इसका नतीजा ये हुआ कि ना तो इससे अफगान फायदे में रहे, ना ही मराठा फायदे में रहे। पानीपत के डिजास्टर के बाद मराठा वापस महाराष्ट्र रीजन में लौट गए, और उधर अफगान आर्मी में भी रिबेलियन हो गई, तो अब्दाली को भी रिट्रीट करना पड़ा अफगानिस्तान की तरफ। तो इसका फायदा दो पावर्स को मिला, एक सिख को और दूसरा ब्रिटिश को। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक बार फिर से ब्रिटिश रूल को मेजर बूस्ट मिलता है, और आगे चल करके ब्रिटिश एक टेरिटोरियल पावर के रूप में स्टेब्लिश हो जाती है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज आल्सो एन एम्पायर शेकिंग। हाउएवर, इसमें जो दो बेलिजरेंट पार्टीज थे, बेलिजरेंट मतलब युद्ध में जो भागीदारी लेते हैं, युद्धरत पार्टीज, तो उन दोनों को डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिला। बेनिफिट मिला सिख को भी, जिसने सिख एम्पायर वहां पे, सिख स्टेट पहले फाउंड की और बाद में सिख एम्पायर बनाई, और ब्रिटिश को, जिसने आगे चल करके ब्रिटिश एम्पायर बनाई। तो 2014 की जो क्वेश्चन थी, हालांकि मिडेवल इंडिया में पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारी सिलेबस में नहीं, इसलिए 2014 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो पानीपत की तीसरी लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में पूछी थी। पर आप आंसर करते समय अगर मिडेवल हिस्ट्री की पानीपत की लड़ाइयों को, पहली और दूसरी को भी इंक्लूड करेंगे, तो इससे नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फायदा ही होने के चांसेस हैं। 2014 की जो लड़ाई थी पानीपत, क्यों पानीपत में ही हुई। फिर एक क्वेश्चन 2017 में पूछी गई, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, सिंपल ही है पर अच्छी क्वेश्चन है। ये आपसे पूछी गई कि 18th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या पॉलिटिकल परिदृश्य है, वो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी को दर्शाती है। 18th सेंचुरी पॉलिटी और 18th सेंचुरी इंडिया इज बीसेट विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। यानी कि 18th सेंचुरी की इंडिया फ्रेगमेंटेड पॉलिटी,
राइट, तो मैं बस यहाँ पे थीम लिख रहा हूँ। हालांकि इन क्वेश्चन को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और मैं इसका मॉडल आंसर भी आपको दूंगा। तो थीम थी 18th सेंचुरी, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2022 में पूछी गई थी। 2022 में क्वेश्चन पूछी गई थी। और 2022 की जो क्वेश्चन की थीम थी, वो पूछी थी कि ब्रिटिश आर्मी वर्सेस इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स की आर्मी। तो इसमें ब्रिटिश आर्मी को इंडियन स्टेट्स की आर्मी, जो कि ज्यादा नंबर्स में भी थे और बेटर इक्विप्ड भी थे, तो इसमें ब्रिटिश आर्मी को क्यों सफलता मिली। तो ये तीन क्वेश्चन 2013 के मॉडिफिकेशन के बाद 18th सेंचुरी से पूछे गए। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, अगर ठीक से एनालाइज करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगी कि 18th सेंचुरी में ना तो आपसे मुगल के डिक्लाइन की क्वेश्चन पूछी जा रही है, ना ही कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछी जा रही है, कोर्ट फैक्शनरीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछी जा रही है, और ना ही रीजनल स्टेट्स, इंडिविजुअल रीजनल स्टेट्स के जो राइज है उसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछी जा रही है। इसलिए जब हम 18th सेंचुरी में रीजनल स्टेट्स के राइज की बात करेंगे, तो हम उनके बैकग्राउंड पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में हर चीज पे बराबर टाइम देने लगे और सफिशिएंट टाइम देने लगे, so it will be disastrous for you, because in this manner we will never complete our history subject। और अगर हम कंप्लीट कर भी लेते तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, दूसरे सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमें कितनी मात्रा में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पर चूंकि आप नए हैं इस तैयारी में, इसलिए आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बस मेरे ऊपर भरोसा करना है। मैं आपको सही गाइडेंस ही दूंगा और आपकी तैयारी को सही रास्ते पे ही ले जाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो मेरा और आपका इंटरेस्ट वो सेम है। अगर आप सक्सेस होते हैं इस तैयारी में, इस एग्जामिनेशन में, तो ही मैं भी सक्सेसफुल कहलाऊंगा। तो इस तैयारी में आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। तो आई होप वी एग्री ऑन दिस, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर डिस्कशन ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में हमने दो पार्ट में बांटा हुआ था। 18th सेंचुरी को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ था। एक तो फर्स्ट हाफ और दूसरी सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी एंड सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ में हम दो चीज पढ़ते हैं। एक तो डिक्लाइन, किसकी डिक्लाइन? मुगल एम्पायर की डिक्लाइन। और दूसरी राइज, किसकी राइज? रीजनल स्टेट्स की राइज। सेकेंड हाफ में अब अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज,
arrival of European companies and East India Company domination. ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेशन ये हम 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में पढ़ते हैं। तो डिक्लाइन तो हमने कवर कर लिया था। तो जो पार्ट रह गई फर्स्ट हाफ से वो है राइज ऑफ रीजनल किंगडम, जिसको हम आज कवर करेंगे। तो जब हम रीजनल स्टेट्स की राइज की बात करते हैं और 18th सेंचुरी में जब हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, 18th सेंचुरी की पॉलिटिकल सिचुएशन को जब हम देखते हैं तो हमें नजर आती है कि कई सारे स्टेट्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कई सारे स्टेट्स ऑटोनोमस हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इन स्टेट्स जिनको हम रीजनल स्टेट्स कहते हैं, इन स्टेट्स को तीन कैटेगरीज में बांट करके देखा जा सकता है। 18th सेंचुरी के रीजनल स्टेट्स को तीन कैटेगरीज में बांट करके देखा जा सकता है। और ये जो कैटेगरीज हैं ये कहलाते हैं सक्सेसर स्टेट्स, रिबेल स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो तीन कैटेगरीज कौन कौन से हैं? सक्सेसर स्टेट्स, रिबेल स्टेट्स और तीसरी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इन तीन कैटेगरीज की क्या विशेषता है, क्यों हम इन तीन कैटेगरीज में बांटते हैं और इच कैटेगरी, हर कैटेगरी का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेसर स्टेट्स की। सक्सेसर स्टेट्स, सक्सेसर, तो जैसा कि नाम से हमें लगता है कि ये किसी की सक्सेसर है, और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये मुगल एम्पायर की सक्सेसर स्टेट्स होंगी, क्योंकि 18th सेंचुरी में हम मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इन स्टेट्स के राइज की बात देखते हैं। तो ये मुगल एम्पायर के सक्सेसर्स। लेकिन एक सवाल है कि जो हम रिबेल स्टेट्स की भी बात करेंगे थोड़ी देर में, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की भी बात करेंगे थोड़ी देर में, तो ये दो कैटेगरीज के जो स्टेट्स हैं ये भी तो 18th सेंचुरी में राइज हो रहे हैं, ये भी मुगल के डिक्लाइन के बाद आ रहे हैं एग्जिस्टेंस में। तो ये इनको हम क्यों नहीं मुगल के सक्सेसर के रूप में जानते हैं, मुगल के सक्सेसर स्टेट्स कहते हैं? इसका मतलब है कि सिर्फ मुगल के बाद जो भी स्टेट्स आए उनको सक्सेसर स्टेट्स नहीं कहा जा सकता, कोई विशेष कैरेक्टरिस्टिक रही होगी सक्सेसर स्टेट्स की। समझ रहे हैं इस बात को? कोई ना कोई विशेष कैरेक्टरिस्टिक रही होगी सक्सेसर स्टेट्स की। उन कैरेक्टरिस्टिक को हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं, फिर हमारी समझ यहाँ पे डेवलप हो जाएगी इन स्टेट्स के बारे में। तो सक्सेसर स्टेट्स वैसे स्टेट्स हैं, सक्सेसर स्टेट्स वैसे स्टेट्स हैं जो पहले मुगल एम्पायर की प्रोविंस हुआ करते थे, टेस्ट वाइल प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। तो प्रोविंस थी, तो यहाँ पे जो मुगल के गवर्नर्स थे वो रूल करते थे ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन जब मुगल एम्पायर कमजोर पड़ी तो ये जो मुगल गवर्नर्स थे इन्होंने मुगल के साथ, या मुगल के मतलब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ऑटोनोमसली ये रूल करने लगे। ऑटोनोमसली रूल करने का मतलब है कि जो इंटरनल मैटर्स के में, जैसे किसी
की अपॉइंटमेंट है या किसी को सर्विस से बर्खास्त करना है या किसी के साथ आसपास में अपने नेबर्स के साथ लड़ाई करना या उनके साथ ट्रीटी करना, तो ये ऑटोनोमसली करते थे। इसके लिए ये मुगल बादशाह की परमिशन नहीं लेते थे। लेकिन बदले में इन्होंने कभी भी मुगल एम्पायर के साथ अपनी रिलेशन को कंप्लीटली नहीं तोड़ा। मुगल एम्पायर के साथ ये रिलेशन हमेशा अपनी बनाए रखे। दे नेवर severed their ties completely with the मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का नाम फ्राइडे के शुक्रवार के जुमा के नमाज में खुतबा में एम्पायर का नाम ये शामिल करते थे, अपना नाम शामिल नहीं करते थे। ये मुगल बादशाह का नाम यूज करते थे फ्राइडे के प्रेयर्स में, खुतबा में। दूसरी, ये मुगल के कॉइन्स चलाते थे पर अपने भी कॉइन्स ये चलाने लगे थे। और जो इम्पोर्टेंट है, एज ए साइन ऑफ sovereignty they used to pay annual tributes to the Mughal Empire or the imperial treasury. They used to send एनुअल ट्रिब्यूट्स। अब एनुअल ट्रिब्यूट्स यानी कि एनुअल रिवेन्यू। एनुअल ट्रिब्यूट मुगल ट्रेजरी में, इंपीरियल ट्रेजरी में, सेंट्रल ट्रेजरी में ये भेजते थे। तो क्यों भेजेंगे? क्योंकि ये अपने आप को मुगल के साथ ही जोड़ करके देख रहे हैं, ये मुगल से अपने आप को अलग नहीं देख रहे। अब इनका फायदा क्या हुआ? क्योंकि ये मुगल से अलग हो सकते थे। मुगल एम्पायर अब इतनी मजबूत नहीं रही कि इनको जबरदस्ती अपने फोल्ड में रख सके। ये चाहते तो मुगल से अलग हो सकते थे, पर ये मुगल से अलग कभी नहीं हुए। कारण ये है कि हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर भले ही अपने कोर्ट में कमजोर पड़ गई, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के कॉन्शियस में मुगल बादशाह की अभी भी रिस्पेक्ट थी, सम्मान थी। दूसरी बात, मुगल बादशाह अभी भी एक हिंदुस्तान के सोवरेन रूलर के रूप में माने जाते थे। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जब आगे चल करके मराठा आएंगे, फिर ब्रिटिश आएंगे, तो दोनों ही मुगल बादशाह को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन उनको दोनों ही रिप्लेस नहीं करेंगे। इनफैक्ट ब्रिटिश 1857 में जा करके जो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, उसको बर्मा भेज करके, प्रिजन में भेज करके, और 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन की रूल स्टेब्लिश हो जाएगी, तब जा करके ये जो मिथ है, मुगल बादशाहत की मिथ है, उसको खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मुगल बादशाह ब्रिटिश के पेंशनर बन करके ही रहेंगे, नॉमिनल। उनके ही सील्स, साइंस, स्टाम्प्स किसी भी डॉक्यूमेंट में लगेंगे। तो मुगल अभी भी, और जब 1857 की रिवोल्ट भी होगी, तो जो सैनिक निकलेंगे मेरठ से, तो वो सबसे पहले दिल्ली की तरफ ही जाएंगे और बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह थे, उसको हिंदुस्तान का बादशाह एक फिर से उसके हाथों में, एज ए हिंदुस्तान का बादशाह, उसके हाथों में नेतृत्व सौंपेंगे। तो मुगल की जो एक लोगों के कॉन्शियसनेस में रिस्पेक्ट थी, वो रिस्पेक्ट बनी हुई थी। इसलिए ये सक्सेसर स्टेट्स भले ही अपनी मर्जी से सब चीज, सारी चीजें करते थे, लेकिन फॉर लेजिटिमेसी दे नेवर severed ties with the मुगल empire और द मुगल emperor।
अब मुगल एम्पायर को भी फायदा है इससे। मुगल एम्पायर को क्या फायदा है कि इनको ऑटोनॉमी दे करके भी मुगल एम्पायर समय समय पर इनकी सर्विस ले लेते थे। जैसे जब करनाल की लड़ाई होगी 1739 में नादिर शाह के इन्वेजन के साथ, तो उस समय सादत खान जो अवध का नवाब था और निजामुल मुल्क जो हैदराबाद के निजाम, ये दोनों ही मुगल बादशाह की तरफ से नादिर शाह से लड़ते। तो दोनों को फायदा हो रहा है, मुगल एम्पायर को भी मुगल बादशाह को भी। इनको ऑटोनॉमी दे करके फायदा हो रहा है। और दूसरा कि बदले में ये अपने ऑटोनॉमी के बदले में ये मुगल के से लेजिटिमेसी भी इनको मिल रही है, इन स्टेट्स को लेजिटिमेसी मिल रही है। तो ये थे सक्सेसर स्टेट्स, वैसे स्टेट्स जो पहले से मुगल के प्रोविंस रह चुके थे, और मुगल के कमजोर होने के बाद इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो नहीं पर ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी। दे स्टार्टेड टू रूल ऑटोनोमसली एंड दे सेंट एनुअल ट्रिब्यूट टू द मुगल ट्रेजरी। और समय समय पर अपनी सर्विस भी ये मुगल बादशाह को, मुगल एम्पायर को प्रोवाइड कराते रहे। ऐसे स्टेट्स में तीन प्रमुख स्टेट्स हैं, तीन स्टेट्स हैं जिनको सक्सेसर स्टेट्स कहा जाता है। पहली स्टेट है बंगाल, दूसरी अवध, और तीसरी हैदराबाद। ये तीन स्टेट्स हैं जो सक्सेसर स्टेट्स कहलाए। ये तीन मुगल प्रोविंस रह चुके थे पहले, और अब ये ऑटोनोमसली रूल कर रहे हैं। तो सक्सेसर स्टेट्स अब आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई डाउट रह गई होगी आपको समझने में। अब हम देखते हैं कि रिबेल स्टेट्स कौन से हैं। तो ये वैसे स्टेट्स हैं जो मुगल एम्पायर के साथ रिबेलियन करके एग्जिस्टेंस में आए। दे कैम इनटू एग्जिस्टेंस, दे कैम इनटू एग्जिस्टेंस बाय rebelling against rebelling against the Mughal Empire, rebelling against the Mughal Empire। वैसे स्टेट्स जो रिबेल करके, रिवोल्ट करके मुगल एम्पायर के साथ विद्रोह करके एग्जिस्टेंस में आए, वैसे स्टेट्स कहलाए रिबेल स्टेट्स। इन रिबेल स्टेट्स में सबसे जो मेन स्टेट है वो है मराठास। मराठास की हिस्ट्री मेजरली तो हम रिबेलियन की हिस्ट्री हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब दक्कन की, मतलब जो मुगल और दक्कनी स्टेट्स के साथ, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा इनके साथ और अहमदनगर इनके साथ जब मुगल्स की टकराहट होती है, तो इससे जो उत्पन्न परिस्थिति हुई उसका फायदा उठा करके मराठास अपनी राइज करते हैं, और शिवाजी के नेतृत्व में 1674 में फॉर्मली मराठा स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मराठाज एक स्टेट्स हैं जो रिबेलियस स्टेट्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेट हम सिख स्टेट के रूप में देखते हैं। फिर जाट स्टेट है। इसके अलावा दो अफगान स्टेट्स हैं, वे अवध रीजन में ही पाए जाते हैं, वे अवध के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ये हैं रोहिला स्टेट्स और बंगास स्टेट। बंगास स्टेट जिसकी कैपिटल फर्रुखाबाद है। और रोहिला स्टेट जो रोहिलखंड
के रूप में हम इसको देखते हैं, वही रोहिला स्टेट है। तो ये कुछ 5 स्टेट्स हैं जो मुगल एम्पायर के साथ रिबेलियन करके, विद्रोह करके ये राज्य एग्जिस्टेंस में आए। अब मुझे तुम थोड़ा सोच के बताना कि क्या जैसे सक्सेसर स्टेट्स थे जिन्होंने एनुअल ट्रिब्यूट भेजा, क्या रिबेल स्टेट्स भी एनुअल ट्रिब्यूट भेजेंगे? रिबेल स्टेट्स एनुअल ट्रिब्यूट नहीं भेजेंगे। दूसरी क्वेश्चन मेरी है कि जिस तरह सक्सेसर स्टेट समय समय पर अपनी सर्विस मुगल एम्पायर को प्रोवाइड कराते थे, तो क्या रिबेल स्टेट्स भी समय समय पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते थे? रिबेल स्टेट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मुगल को सर्विस प्रोवाइड कराते थे। ये ऐसा नहीं था कि मुगल बादशाह के ऑर्डर पे मुगल बादशाह ने इनको बोला तो ये चले गए। अगर इनको लगा कि इनके इन्वॉल्वमेंट से इनको फायदा है, जैसे मराठा आगे चल करके बालाजी विश्वनाथ सैयद ब्रदर्स के साथ मिल करके फारूक सियार को खत्म करेंगे, हटाएंगे, तो बदले में मराठाओं को स्वराज्य मिल रहा है, वही स्वराज जिसका सपना शिवाजी ने देखा था। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिबेल स्टेट्स या इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी मुगल को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, पर ये एनुअल ट्रिब्यूट नहीं भेजेंगे। एनुअल ट्रिब्यूट भेजने का मतलब है कि दे एक्सेप्ट द सुजेरेंटी और सोवरेंटी ऑफ द मुगल एम्पायर। दे वर रिबेलियस इन नेचर, और रिबेलियस का मतलब है कि आप मुगल की सुजेरेंटी या सोवरेंटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये एनुअल ट्रिब्यूट नहीं भेजेंगे। तीसरी कैटेगरी के स्टेट्स हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स वैसे स्टेट्स हैं जो या तो मुगल रूल के अंडर भी इंडिपेंडेंट रहे, जैसे कि राजपूत। राजपूत्स को वतन जागीर की कॉन्सेप्ट दे करके इनको इंटरनल ऑटोनॉमी दी, और बदले में राजपूत्स को मुगल एम्पायर के अंतर्गत ले आया गया। तो मुगल तो सॉरी राजपूत तो अपने डोमिनियन में इंडिपेंडेंट ही रहे। इनके जो भी सक्सेशन की मैटर रही तो उसमें तो मुगल ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, हालांकि एक प्रोविजन रखी, टीका की प्रोविजन रखी, लेकिन अदर देन दैट इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके रूल में कोई भी व्यवधान मुगल ने कभी उत्पन्न नहीं किया। तो वैसे स्टेट्स कहलाए इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो आगे चल करके मुगल से अलग हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिश कर लेंगे एक बार फिर से। इसके अलावा वैसे भी स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं जो पहले कभी भी मुगल एम्पायर के सीमा में नहीं रहे। तो वैसे अब आपका सवाल बनेगा कि क्या ऐसे स्टेट्स थे इंडिया में जिन पर कभी मुगल ने रूल नहीं किया? तो ऐसे स्टेट्स बिल्कुल थे, और फार साउथ रीजन में मुगल कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाए, अपनी रूल स्टेब्लिश नहीं कर पाए, और फिर नॉर्थ ईस्ट में भी मुगल की रूल कभी भी स्टेब्लिश नहीं हुई। तो वैसे स्टेट्स हैं जिनमें से हम मेजरली साउथ के कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट तो एक हमारी मैसूर हो जाएगी, दूसरी ट्रैवनकोर हो जाएगी। ट्रैवनकोर जिसके रूलर मार्तंड वर्मा है, और बाद में उसके सक्सेसर हैं रवि वर्मा या राम वर्मा। एक बार कंफर्म मैं होकर के आपको क्लियरली बताऊंगा इसके बारे में। तो ट्रैवनकोर स्टेट है, और एक और स्टेट है कैलीकट। ये वही कैलीकट है जिसके रूलर जैमूरी ने, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहीं पर वास्को डी गामा ने
अपना कदम रखा था। फर्स्ट यूरोपियन कंपनीज जो आई थी इंडिया में वो कैलिकट में ही आई थी, पुर्तगीज कंपनी। तो ये तीन कैटेगराइजेशन है रीजनल स्टेट्स के जो 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में जिनकी राइज होती है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो आई होप कि आपको ये डिस्टिंक्शन समझ में आ गई होगी। सक्सेसर स्टेट्स किसको कहते हैं, क्यों बंगाल, अवध और हैदराबाद ही सक्सेसर स्टेट्स कहलाए। फिर मराठा, सिख, जाट, रोहिल्ला और फर्रुखाबाद यानी कि बंगाल अफगान के जो स्टेट हैं वे रिबेल स्टेट्स क्यों कहला रहे हैं। और इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होते हैं, क्यों राजपूत, मैसूर, ट्रैवनकोर, कैलिकट। हालांकि केरल के चार स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहे हैं, पर हम उन सबको नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ सकते हैं पर हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। मेन हमारे लिए केरला की ट्रैवनकोर और कैलिकट ही इम्पोर्टेंट है, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आई होप ये डिस्टिंक्शन आपको समझ में आई। अब हम एक एक करके इन स्टेट्स के ऊपर नजर बनाएंगे, पर हम इनमें डिटेल में नहीं पढ़ सकते, सिंपली बिकॉज हमें हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है। आपको मार्क्स लाने हैं। तो आपको एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है और जो तरीका इम्पोर्टेंट है आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। हालांकि होता क्या है कि जब हम तैयारी करते हैं और कोई बुक खरीद लेते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर होती है कि बुक को खत्म करने का, क्योंकि हमारे पैसे भी उसमें इन्वेस्ट हुए हैं। और जब हमारे पास बुक होती है तो एक प्रेशर बनी रहती है कि बुक को खत्म करने का। शुरुआत में मेरे साथ ऐसा होता रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो तरीका गलत है बुक पढ़ने का। बुक पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो ये नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन और कवर टू कवर बुक को पढ़ रहे हैं और दूसरी सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। आपको सिंपली इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। आपको सिंपली मार्क्स उठाने हैं, आपको सिंपली मार्क्स लाने हैं। और मार्क्स लाने के लिए हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबकी इक्वल वेटेज है, लगभग इक्वल वेटेज है। इसलिए किसी भी बुक में बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है। हिस्ट्री के कुछ बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, और मॉडर्न इंडिया के लिए, और विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पुरानी वाली। आप नई वाली भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो वो बुक है एक, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आप उससे ज़्यादा आप हिस्ट्री मत पढ़ना किसी भी बुक से। बाकी चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आइडियाज़ हैं और जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही। यहाँ पर जो भी स्टेट्स हैं इनमें से बहुत सारे स्टेट्स ऐसा नहीं है कि 18th सेंचुरी में इनकी इमरजेंस हुई। जैसे बंगाल स्टेट है, तो बंगाल पहले से है, एंशियंट टाइम से ही है। राजपूत स्टेट्स मिडिवल टाइम से। मैसूर स्टेट मुगल से पहले से है, लेकिन 18th सेंचुरी में इनकी इंडिपेंडेंट राइज होती है। इंडिपेंडेंट राइज। इसलिए हम इन स्टेट्स के फॉर्मेशन पे नहीं जाएंगे। इनकी जो मिडिवल हिस्ट्री की पार्ट है उसके ऊपर भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, पर चूंकि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक कनेक्शन बना करके ही दूं, पढ़ाऊंगा, कनेक्शन बना करके आपको समझाऊंगा। पर उसमें भी आपको ज्यादा नोट नहीं करने हैं, ज्यादा उसमें डिटेल्स में आपको याद रखने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था, देखो ये क्वेश्चन, जो तीन क्वेश्चन अब तक पिछले 12-13 सालों में पूछे गए हैं, सिर्फ तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये तीन क्वेश्चंस ऐसा मतलब उसके ओवरव्यू से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि उस टॉपिक के पर्टिकुलर डीप में जा करके, डाइव लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए
आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इन स्टेट्स के ऊपर हम इंट्रोडक्शन के रूप में ही बात करेंगे, और चूंकि इनमें से कुछ स्टेट्स आगे चल करके हम उनके ऊपर और भी बातें करेंगे, जैसे बंगाल के साथ हम जाएंगे, अवध के साथ बात करेंगे, हैदराबाद की बात करेंगे, फिर इधर मराठा, सिख, और इधर मैसूर। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, पर वो कॉलोनियलिज्म वाले सेक्शन में, क्योंकि इनके साथ सिर्फ ब्रिटिश के काफी स्ट्रगल रही है, लंबी स्ट्रगल रही है। और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाती है ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट में, और इससे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए हम बात करेंगे, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे हम डिटेल में बात करेंगे, अदरवाइज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिंपली बिकॉज ये हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप यू आर ओके विद दिस, आई होप you understand this. So next we will talk about these states one by one. First we will talk about successor states, then rebel states, then independent states. So see you in the next video. Meanwhile, keep learning, keep revising.